नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है इकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो क्या है? इकोलॉजी। अब इस पूरे यूनिट में हम इकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि इकोलॉजी है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्लियर है? अगर हम बात कर लेते हैं इकोलॉजी की, तो अगर इसके वर्ड को ब्रेक किया जाए, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं पहले ब्रेकडाउन ऑफ वर्ड्स कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। तो इकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, इको और लॉजी। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि इको वर्ड हमने कहां से जो है वो कॉइंड किया है, कहां से लिया है, ठीक है, तो ये एक वर्ड है जिसका नाम है हमारे पास इकोस। इकोस का मतलब होता है होम। ये जो इको वर्ड आया है यह है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है इकोस, जिसको हम कहते हैं होम। और ये जो लॉगी वर्ड है या लॉजी जिसको आप कहते हैं, ये आया है लोगोस। ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ होम क्या हो गया? स्टडी ऑफ होम। लेकिन किसका होम? हम सब का होम। हम किस होम में रहते हैं? एनवायरमेंट। तो इसका मतलब है कि इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आती है, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन या इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन या इंटरैक्शन बिटवीन organism with one another and its environment। मतलब जितने भी लोग रहते हैं ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ या उसके एनवायरनमेंट के साथ, इस रिलेशनशिप को या इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? अगर हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। ऑर्गेनिज्म तो हम जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, एक पर्सन की। तो अगर ह्यूमंस की बात कर ले तो हम किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात करेंगे। वैसे ही कोई अलग स्पीसीज है तो उसमें किसी अलग इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो उनका उनके साथ रिलेशन प्लस उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? तो एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट आते हैं, एक बायोटिक और एक हमारे पास एबायोटिक। एबायोटिक को नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। और बायोटिक को हम लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। क्लियर? ये चीजें आपकी बुक से डिलीटेड है, पहले ये आपकी बुक में जो है हुआ करते थे सिलेबस में, अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं। तो मतलब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में कैसा इंटरेक्शन जो है वो होता है। बायोटिक मतलब हम जो लिविंग चीजें, जैसे हम हैं तो हमारा हमारे साथ या अदर स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन, जैसे हम जो है वो अब डिपेंडेंस है फूड के लिए प्लांट के साथ, तो हम भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, तो हमारा इन दोनों के साथ इंटरेक्शन। क्लियर है? प्लस प्लांट लिविंग है, प्लांट का सन के साथ इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो देखो एबायोटिक में वो सारी चीजें आएंगी कि बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है, बायोटिक का एबायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। इसी स्टडी को हम इकोलॉजी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है कि हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, किसने इसको कॉइंड किया? तो वो थे हमारे पास अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने जो है वो कॉइंड करी थी टर्म इकोलॉजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड भी पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये डायरेक्ट आता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नस्ट हैकल ने जो वो ये टर्म दी थी। क्लियर है? अगर हम अपनी बात करें अपने सराउंडिंग की, तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज है उनमें जो हमारे पास लाइफ है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है।
अगर उस लाइफ को हम जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो स्टडी करें तो हमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो रिवील होती हैं कि कैसे उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी। जैसे हम अपनी ही बात कर लेते हैं तो ह्यूमंस आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारा जो ये फॉर्मेशन है ये कैसे होगी, बनी होगी, हम मल्टी सेलुलर बने कैसे होंगे? तो हमें पता है कि यूनिसेलुलर सबसे पहले बने, फिर धीरे 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 एवोल्यूशन होता गया, एवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए और हम हाईली एडवांस जो है वो स्पीसीज ह्यूमन की फॉर्म में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इकोलॉजी के, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पहले भी जो है वो इन चीजों को टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में चीजों को पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अगर हम बात कर लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या आए थे हमारे पास, मैक्रोमोलिक्यूल बने हैं। एवोल्यूशन में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि सबसे पहले क्या बने हमारे पास, मैक्रोमोलिक्यूल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है। तो सबसे पहले क्या बने हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल बने। जब मैक्रो मॉलिक्यूल ने ग्रुप बनाया तो क्या बने हमारे पास, सेल्स बने। जब सेल्स की ग्रुपिंग हुई तो उससे क्या बने हमारे पास, टिश्यू बने। जब टिश्यू की ग्रुपिंग हुई तो हमारे पास क्या बने, ऑर्गन बने। ऑर्गन के बाद जो जब ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन हुई, अब इंटरेक्शन आप वर्ड पढ़ चुके हैं पहले इकोलॉजी में कि हम इंटरेक्शन को ही स्टडी करते हैं। तो जब ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन हुई तो बना ऑर्गन सिस्टम। ये आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजी की, लेवल ऑफ इकोलॉजी की, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे ऑर्गन सिस्टम की आपस में इंटरेक्शन से क्या बने हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स बने। जब ऑर्गन सिस्टम की जो है वो इंटरेक्शन हुई तो उससे क्या बने हमारे पास, ऑर्गेनिज्म बने। ऑर्गेनिज्म की जब ऑर्गेनिज्म से ग्रुपिंग हुई, इंटरेक्शन हुई तो उससे क्या बनी हमारे पास, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हमारे पास क्या बनी, कम्युनिटी, और उससे हमारे पास क्या बना, बायोम। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये है लेवल ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम में हम 4 लेवल्स की जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। हालांकि इसके बीच में और भी चीजें आती हैं लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इन 4 लेवल्स की बात करती है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, है ना। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते थे हायरार्की में तो क्या है, स्पीसीज। वैसे ही ये हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लास जो इकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है। अब ऑर्गेनिज्म की जब मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनिज्म में हम सिर्फ किसको गिनते हैं, इंडिविजुअल्स। अगर ऑर्गेनिज्म की बात कर लूं तो उसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म में हम जब भी बात करते हैं इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, सिंगल पर्सन की बात करते हैं। क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो जब भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं पहला तो यह है कि उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन आता है। दूसरा कि जब ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो उसमें हम, अगर ऑर्गेनिज्म है तो जन्म तो हुआ होगा, तो उस टाइम पे हम क्या कंसीडर करते हैं, बर्थ डेट, है ना। पूछते हैं ना कि तुम्हारी तेरी बर्थ डेट क्या है, तो इंडिविजुअली जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें बर्थ डेट को पूछा जाता है, उसमें डेथ कंसीडर होती है। आपने डेथ रेट के बारे में सुना होगा कि इतना बर्थ रेट हुआ है या इतनी डेथ रेट हुई है। कोविड जब आया था तो ऐसा नहीं जो वो कहा जाता है कि भाई आज यहाँ 1% की डेथ होगी या वहां कितनी % की डेथ होगी। एक ओवरऑल जो है वो आंकड़े हमारे पास आते थे कि इतनी डेथ रेट जो है वो इतने पर्टिकुलर टाइम में हो चुकी है, कि पिछले हफ्ते इतनी डेथ रेट रही इंडिया में या इस स्टेट की इतनी डेथ जो रेट रही। तो इंडिविजुअल के केस में हम डेथ रेट या बर्थ रेट के बारे में नहीं बात करते हैं, सिंगल बर्थ की बात करते हैं, कब उसका जन्म हुआ या कब उसकी डेथ हुई। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन।
ठीक है, तो पहला है कि पॉपुलेशन किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। अब ये ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज कहीं तो रहता होगा, तो दूसरा पॉइंट है कि दे लिविंग इन डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। क्लियर है। तीसरा कि अगर वो कहीं रहते हैं तो वहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते होंगे, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर वहां पे वो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जो है वो नंबर को इंक्रीज करने के लिए। तो पोटेंशियली इंटरब्रीड, ठीक है, इन रिसोर्सेज का यूज करके वो क्या करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड मतलब हम क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में करते हैं जो नियर बाय रहती है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इंटरब्रीड की, तो इंटरब्रीड में ज्यादातर हम इंक्लूड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और उसी को हम अब उससे जो बनी जो स्पीसीज है उसको नाम दे देते हैं पॉपुलेशन का। लेकिन सारे ही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस थोड़ी करते हैं, तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं क्या उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा पॉपुलेशन में, क्या उनके नंबर को नहीं कंसीडर किया जाएगा पॉपुलेशन में, बिल्कुल किया जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं उनको भी हम पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं इकोलॉजी स्टडी के लिए। जैसे अगर एक बैक्टीरिया को आप कल्चर प्लेट के ऊपर उगाएं तो अब बैक्टीरिया तो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, क्लियर है, तो क्या अब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो हम इंटरब्रीड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो कंसीडर करते ही करते हैं, एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉपुलेशन की ये तो कैरेक्टर आपको पता चल गई कि क्या पॉपुलेशन क्या होती है, कहां रहती है, कैसे वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को इंक्रीज करती रहती है। अगर हम बात कर लें कि पॉपुलेशन लेवल की, तो पॉपुलेशन लेवल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो पॉपुलेशन लेवल के ऊपर ही होती है। डार्विन की नेचुरल जो सिलेक्शन थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन क्वेश्चन आता है, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किस लेवल पे होती है, पॉपुलेशन लेवल पे होती है। अब नेचुरल सिलेक्शन है क्या, नेचुरल सिलेक्शन ये है कि जब नेचर की जब सिलेक्शन होती है, जो फिट कैरेक्टर रहता है वही जो है वो नेचर में सरवाइव करता है, बाकी जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन लेवल पर ही हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो मैंने बाकी स्पीसीज से मॉडिफाई कर ली है, अपने अंदर एवोल्यूशन लाकर, जो चेंजेस लाकर अपने अंदर कुछ ऐसा डिजायर्ड जीन मैंने बना लिया है। अब लेकिन मैं उसको, अब उससे मेरे को तो फायदा है ही, लेकिन उससे अगली ऑर्गेनिज्म को फायदा कब होगा, जब इंटरब्रीड करेंगे। जब इंटरब्रीड करके वो नेक्स्ट स्पीसीज में जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो ये जो ऑफस्प्रिंग में जाएगा जो डिजायर्ड जीन है वो जाएगा पॉपुलेशन लेवल के ऊपर ही, क्योंकि पॉपुलेशन में रहेंगे, वहां रहकर जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे और इंटरब्रीड करके ही हम नेक्स्ट जनरेशन में उस डिजायर्ड जीन को पास ऑन कर सकते हैं। अगर मैं अकेला इंडिविजुअल हूं तो अकेला मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन मैं अगर उस डिजायर्ड जीन को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन ही नहीं कर पा रहा हूं तो उसका फायदा ही क्या है। तो नेचर ने मुझे तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन बाकी तो खत्म हो गए वो डिजायर्ड जीन। तो इसीलिए जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो पॉपुलेशन लेवल के ऊपर होती है, क्योंकि उसमें जो डिजायर्ड जीन पास ऑन होते हैं वो पॉपुलेशन लेवल पर ही होते हैं, ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि पॉपुलेशन में रहकर ही हम इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंडिविजुअली अकेले रहकर नहीं। क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पे होती है, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर। अगर हम विशेषताओं की बात करें, एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता, गुण। अब हिंदी में मतलब पता चल गया है तो समझने में भी आसानी आएगी कि इसकी क्या खासियत है जो ऑर्गेनिज्म में नहीं थी। ऐसी क्या खासियत है पॉपुलेशन में जो विशेषताएं
बाकी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वहां नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब विशेषता, गुण। क्लियर है? तो अगर हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम बात करते हैं सबसे पहली विशेषता की इसमें हम बर्थ रेट की बात करते हैं। बर्थ रेट की बात करते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर नहीं मिलेगा आपको, वहां सिर्फ आप बर्थ डेट की बात करते हैं कि किस डेट में वो पर्सन पैदा हुआ है। लेकिन पॉपुलेशन लेवल के ऊपर हम बर्थ रेट की बात करते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म के पीछे कितने ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे। छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए भी आते हैं आप कि बर्थ रेट क्या होता है, कि कितने इंडिविजुअल के पीछे कितने नए इंडिविजुअल पैदा हुए हैं। क्लियर है? तो ये पहला एट्रीब्यूट है कि बर्थ रेट जो है वो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का। दूसरा है हमारे पास डेथ रेट, जबकि हम ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर डेथ रेट को कंसीडर नहीं करते हैं, वहां से डेथ को ही कंसीडर करते हैं, किसी पर्सन की डेथ हो गई है इंडिविजुअली। तीसरा है हमारे पास सेक्स रेशो, कि किसी एरिया के अंदर मेल और फीमेल की कितनी रेशो है। वो भी हम सिर्फ पॉपुलेशन लेवल के ऊपर ही कंसीडर कर सकते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। क्लियर है? और फोर्थ है हमारे पास एज पिरामिड। एज पिरामिड कि पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन में एक ही तरीके के या सेम एज के थोड़ी ऑर्गेनिज्म रहेंगे। पॉपुलेशन में अलग अलग एज के जो है वो ग्रुपिंग के जो है वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। यंगर होंगे, कोई मैच्योर होंगे, कोई ओल्डर होंगे। तो ये आप 4 एट्रीब्यूट्स जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ पॉपुलेशन लेवल के ऊपर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर नहीं पाए जाते। तो ये स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं किसके? पॉपुलेशन के। अगर हम बात कर लेते हैं कि बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बर्थ रेट रिप्रेजेंट करते हैं इसको बी से। बर्थ रेट को नेटालिटी रेट भी कहते हैं। नेटालिटी रेट जो है वो हम इसको कहते हैं। अब ये बर्थ रेट होता क्या है? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने बर्थ हुई है, ठीक है, पर 1000 जो है वो इंडिविजुअल के पीछे। तो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन अब कितने टाइम में? टाइम भी तो स्पेसिफाई करना पड़ना, एक हफ्ते में, एक साल में, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, कितने? तो वो अलग अलग हो सकता है कि हम कितने टाइम का जो है वो बर्थ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 महीनों का, साल का, 2 साल का, उस तरीके से। तो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल के पीछे कितने बर्थ हुए हैं उस पॉपुलेशन में, और इन अ ईयर, यहां मतलब 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल में 1000 लोगों के पीछे कितने नई बर्थ हुई है, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट या नेटालिटी रेट। क्लियर है? एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल देना बड़ा जरूरी है और एनसीईआरटी भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस है, ठीक है, 20 लोटस प्लांट है। कुछ टाइम बाद 8 नए ऐड हुए, 8 न्यू लोटस प्लांट एडेड, कि कुछ टाइम बाद 8 और बढ़ गए, मतलब बर्थ हुआ होगा। अब इसकी बर्थ रेट निकालिए कि इसकी बर्थ रेट क्या होगी। तो 20 लोटस प्लांट थे, इनिशियल क्या थी पॉपुलेशन 20, ठीक है, नए कितने पैदा हुए 8, टोटल कितने हो गए 20। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, dn ओवर dt, यहां पे कैपिटल है। dn रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पॉपुलेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन पॉपुलेशन। अब चेंज इन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल माइनस
इनिशियल, ठीक है। एन का मतलब होता है कि इनिशियली कितनी थी वो, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन। और डीटी मतलब कितने टाइम में। तो यहां अगर न्यूमेरिकल दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बर्थ रेट निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन पॉपुलेशन, तो फाइनल और इनिशियल। इनिशियल कितनी थी? 20, नए कितने पैदा हुए? 8, कितने हो गए टोटल? 28। इस अब नई पॉपुलेशन क्या है? 28। तो कैसे निकलेगा? 28 माइनस 20, फाइनल 20 प्लस 8, फाइनल 28। इनिशियल 20 थी, उसके बाद इनिशियल पॉपुलेशन 20 इंटू कितना टाइम लगा? ईयर, एक साल में, तो इंटू 1। क्या है हमारे पास? 8/20। तो इसका बर्थ रेट आया हमारे पास 0.4 लोटस पर ईयर, ठीक है, लोटस पर ईयर। बर्थ रेट का मतलब होता है कि कितने लोगों के पीछे कितने ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं। अब यहां पे एक पॉन्ड था, उसमें पॉपुलेशन थी लोटस प्लांट की 20, उसके बाद 8 नए लोटस पैदा हुए, क्लियर है? तो टोटल पॉपुलेशन होगी हमारे पास 28, ठीक है। अब बर्थ रेट निकालना है कि बर्थ रेट कितना है, कितने लोगों के पीछे कितने। अब 20 ही टोटल लोटस थे, अब इसका बर्थ रेट क्या है? 20 लोटस का कितना कंट्रीब्यूशन है एक लोटस नया बनाने में, उसको बर्थ रेट कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला dn/dt n। dn निकलता है हमारे पास चेंज इन पॉपुलेशन से। चेंज इन पॉपुलेशन आती है फाइनल जितनी आई है उसको इनिशियल से माइनस कर दो, तो फाइनल कब आएगी? 20 पहले थे, 8 नए आए, 28, तो फाइनल ये हुई। इनिशियल ये है ही, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 8 है। चेंज इन पॉपुलेशन कितना आया? 8 का है, कि पहले 20 थी, नहीं 28 हुई, तो चेंज 8 का ही आया, तो 8 लिख दिया। कितने टाइम में? एक साल दिया है, एक वीक भी देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से इसको डिवाइड करना है इनिशियल पॉपुलेशन पे। इनिशियल तो हमारे पास 20 है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, तो मतलब 0.4 ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुए हैं उसको बनाने में 20 लोटस में से हर एक लोटस ने अपना कंट्रीब्यूशन इतना दिया है एक लोटस को बनाने में। अब इतना होता नहीं ना, 0.4 थोड़ी एक पूरा ही बनेगा। लेकिन बर्थ रेट इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं कि अगर किसी एरिया में 50 की पॉपुलेशन है, ठीक है, और उन्होंने मिलके 10 बच्चे पैदा किए, इसका मतलब है कपल 25 थे, ठीक है। एक जगह है जहां पे 100 पॉपुलेशन है, उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए, अब वहां कपल 50 थे। किसका बर्थ रेट ज्यादा है? क्या दोनों का सेम है? नहीं, वहां 25 लोगों ने मिलके 10 बच्चे पैदा किए, वहां 50 लोगों ने मिलके 10 बच्चे पैदा किए। क्लियर है? उसको बर्थ रेट कहा जाता है। तो बर्थ रेट क्या है? हर किसी का अलग अलग होता है। 50 वालों का 25, मतलब जिसमें 25 कपल थे। एक और एग्जांपल दे, तो बर्थ रेट इतना क्लियर है। जैसे कि 50 है, 50 इंडिविजुअल हैं कई जगह पे, उसके बाद 10 न्यू ऐड हुए, ठीक है। एक जगह पे 100 थे, उसके बाद 10 न्यू ऐड हुए। अब इनकी पॉपुलेशन पहले 50 थी, अब कितनी होगी? 60। इनकी 100 थी, इनकी कितनी होगी? 110। लेकिन यहां 100 लोगों के पीछे 10 लोग पैदा हो रहे हैं, यहां 50 लोगों के पीछे 10 लोग पैदा हो रहे हैं, तो ज्यादा बर्थ रेट किनका है? इनका है। नंबर इंक्रीज है, इसका मतलब नहीं कि बर्थ रेट भी ज्यादा हो। आई बात सही में? तो यहां भी यही बताया गया कि अगर 20 लोटस के प्लांट है, उसके ऊपर 8 पैदा हुए हैं नए, तो 20 लोटस प्लांट ने अपना कंट्रीब्यूशन 0.4 दिया ऑफस्प्रिंग पर ईयर, क्योंकि एक साल का डाटा हम कहते हैं,
कर रहे हैं, तो 20 लोटस ने इतना कंट्रीब्यूशन किया एक लोटस प्लांट बनाने में। क्लियर है? आए बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो ये निकाला जाता है। अगर इसका ही निकाल ले तो यहां क्या है, 60 फाइनल हुई, इनिशियल कितनी हुई हमारे पास 50, इनिशियल इनटू एक साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां क्या आया, चेंज इन पॉपुलेशन 10 का आया, यहां 50 आया। क्या है हमारे पास यहां पे 0.2, 0.2। अगर इसका निकाला जाए 100 है, 110 है, 100 है, यहां पे क्या आया 10/100, इसकी क्या आई, तो किसका बर्थ रेट ज्यादा है? आई बात समझ में? तो ये कितनी पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका बर्थ रेट ज्यादा ही होगा, कितने पैदा हो रहे हैं उनके पीछे वो भी डिसाइड करता है कि बर्थ रेट कितना होगा। क्लियर है? तो ये है बर्थ रेट। डेथ रेट तभी जो रहता है वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बर्थ रेट के बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास डेथ रेट। डेथ रेट को हम जो है वो मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। सेकंड है डेथ रेट, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ डेथ, आगे नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। 1000 लोगों के पीछे कितने लोग मर रहे हैं कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं डेथ रेट। क्लियर है? तो यहां बोलते हैं कि एग्जांपल लिया गया है कि 40 फ्रूट फ्लाई हैं, फ्रूट फ्लाइज 40 हैं, उनमें से 4 मर गई, 4 क्या होगी बच्चे, मर गई। अब चेंज कितना है पॉपुलेशन में, चेंज कितना है पॉपुलेशन में, 4 का। चेंज कितना है पॉपुलेशन में, 4 का ही चेंज आया ना, कि 40 थी 4 मर गई, तो 4 का ही चेंज आया पॉपुलेशन में। तो 4 और इनिशियल y 40, तो क्या निकलेगा 0.1। तो इस तरीके से डेथ रेट निकालते हैं, और डेथ रेट पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर निकलते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर नहीं। क्लियर है? आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास सेक्स रेशियो। तो किसी जियोग्राफिकल एरिया में मेल और फीमेल की कितनी रेशियो है वो उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। क्लियर है? जैसे मान लो कि किसी एरिया की पॉपुलेशन 1000 है, तो उसमें 700, ये तो बड़ा ही एक तरफा ही काम हो गया, 500 फीमेल हैं और 500 ही क्या है, मेल है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये तो हमने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ही काम कर दिया, इसको चेंज कर लेते हैं 600 और 400। वैसे ये भी फिनोमेना बड़ा रेयर है कि 600 फीमेल हो जाएं और 400 मेल हो जाएं। अब तो हम एजुकेट हो चुके हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पे अभी भी फीमेल बर्थ में उतना वो खुशी नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमने मान लिया कि हमें बड़ी बड़ी खुशी है, क्योंकि हमें होती है खुशी, क्योंकि एजुकेटेड पीपल हो चुके हैं और लड़का लड़की एक समान हम समझते ही हैं। तो अब एक अगर जियोग्राफिकल एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं, ये बताता है उस जगह की सेक्स रेशियो को, और ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग देखने को आपको मिलती है। क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास एज पिरामिड, कि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एज ग्रुप के जो है वो लोग रहते हैं। ठीक है, अब एज पिरामिड में एज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, एज पिरामिड या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में 3 टाइप के जो है वो आपको एज ग्रुप देखने को मिलते हैं। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा आता है हमारे पास पोस्ट
रिप्रोडक्टिव, यहां पे सारे के सारे यंग ग्रुप आएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा ग्रुप है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और तीसरा किसी भी पॉपुलेशन में तीसरी होती है जहां पे ओल्डर एज आती है जो रिप्रोड्यूस अब नहीं कर सकते हैं। तो हर कंट्री में इस 3 तरीके से एज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक प्री रिप्रोडक्टिव वो जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते अभी यंग, दूसरे जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और तीसरे जो ओल्डर हो चुके जो खुद फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो ओल्डर एज के। इसी की एज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उस ग्राफ को हम एज पिरामिड कहते हैं। इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज को अगर हम रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, उसको हम कहते हैं एज पिरामिड। क्लियर है? तो ये कितने टाइप के एज पिरामिड देखने को मिलते हैं हमें? 3 टाइप के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अब बोर्ड में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ग्राफ कैसा है। तो अब 3 टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। पहला है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्सपेंडिंग। पहला क्या है? एक्सपेंडिंग। दूसरा है हमारे पास स्टेबल, और तीसरा है हमारे पास डेक्लाइन। डेक्लाइन या डेक्लाइनिंग। ये 3 तरीके के पिरामिड बनते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगर इंडिया की बात कर लें तो आपने सुना होगा कि इंडिया में जो है यंग पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा है। सुना क्या है ही, है ना? सुनना क्या है, हमारी तो यंग पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा है। तो उस अगर हम अपनी पॉपुलेशन का एज पिरामिड बनाएं तो किस तरीके से बनेगा? तो सबसे नीचे आते हैं हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव वाले, जो कि बहुत ज्यादा है हमारे पास। उसके ऊपर आते हैं हमारे पास ये वाले रहेंगे रिप्रोडक्टिव, और इसके ऊपर रहेंगे हमारे पास ये वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये जो शेप बना, ये किस शेप का बना? ट्रायंगुलर। ये जो शेप बना ये कैसा है? ट्रायंगल की शेप का है, कि हमारी जो प्री रिप्रोडक्टिव या यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव और जो पॉपुलेशन है वो उससे कम है, और ओल्डर तो हमारे पास बड़े कम है, इसलिए हमारी यंग पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राफ बना ये कैसा ग्राफ है, कौन सी ग्रोथ को शो कर रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव की स्टेबल? पॉजिटिव ग्रोथ। और ये जो ग्राफ बना ये किस शेप का बना? ट्रायंगुलर शेप का बना, ट्रायंगुलर शेप। और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग पिरामिड। इंडिया का ये ग्राफ में अगर मैं बनाऊं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पे स्टेबल ही चलता है, जहां ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। इसका मतलब है वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज सेम है, ठीक है। तो यहां आएगा दूसरा, ये है हमारी यंग ग्रुप, जिसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है ये, और रिप्रोडक्टिव फेज भी सेम ही। तो ये रहती कि जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही रिप्रोडक्शन वाले भी उतने ही, यंग जितने हैं उतने ही रिप्रोडक्शन वाले भी उतने ही हैं। तो ये है हमारे पास स्टेबल ग्रोथ। और ये क्या बना? एक वेल शेप्ड। ये कैसा बना? एक घंटी के ऊपर से टन 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 वो आ रही ना, वो थोड़ा सा तो आ ही रहा होगा, पूजा पाठ करते होंगे तो पता चलता ही होगा, ठीक है। तो ये कैसा बना? वेल शेप्ड। और ये कैसा है? स्टेबल। और इसको क्या कहते हैं? जीरो। क्या शो कर रहा है ये? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या शो कर रहा है ये? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ को शो कर रहा है, ठीक है। तीसरा है डिक्लाइन। नाम में डिक्लाइन है कि गिरेगी, ठीक है। तो डिक्लाइन में क्या है हमारे पास? यंग पॉपुलेशन बड़ी कम है, इस तरीके से। ये है यंग पॉपुलेशन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, ओल्डर भी ज्यादा है। क्लियर है? तो ऐसी शेप को हम कहते हैं नेगेटिव
ग्रोथ पॉपुलेशन है ये। क्या है ये? नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन का ग्राफ है, और इसको डेक्लाइन भी कहा जाता है। ये कहां देखने को मिलती है? जापान में। जापान में आपके ओल्डर एज ज्यादा है ना। चाइना का भी आपने केस सुना होगा, जहां पे बात आई थी कि चाइना के पास भी अब यंग पॉपुलेशन कम रह गई, ओल्डर एज ज्यादा है, तो वहां पे ये नेगेटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आते हैं हमारे पास। और ये किस शेप का लगता है? ये अर्न शेप्ड, मटके की तरह अर्न शेप्ड इसकी शेप रहती है। अर्न शेप, एक मटके की तरह या लट्टू की तरह, लट्टू होता है ना आपका, किसी तरीके से रहता है। तो ये अर्न शेप का ग्राफ बना। तो ये इसके नाम पर भी आता है कि ट्रायंगुलर कौन सा है, बेल शेप कौन सा है, और अर्न शेप कौन सा है, और किस में किस टाइप की जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। पॉजिटिव ग्रोथ बना रहा है कि स्टेबल ग्रोथ है कि वो नेगेटिव ग्रोथ शो करता है। इंडिया में आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है, कुछ कंट्रीज में जो है वो स्टेबलाइज रहता है, और जैसे जापान है या चाइना है, उसमें आपका ऐसे ग्रोथ कर्व देखने को आपको मिलता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कि किस तरीके से हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है वो कल टॉपिक रहेगा, उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी जगह की डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है। कि अगर किसी जगह की पॉपुलेशन का साइज है या ग्रोथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वहां का फूड कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, कितने जो है वो वहां का एनवायरमेंट, क्लाइमेट कैसा है, ये भी डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना बढ़ेगा या कम होगा। ये कल का टॉपिक रहेगा। क्लियर है?